दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बांकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांकेलाल और विक्रम सिंह। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बचपन में बेहद नटखट और महाशरारती बांकेलाल ने एक बार भगवान शिव को क्रोधित किया। ऐसे में शिव जी ने उसे शाप दिया कि उदंड बालक, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ तो हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। किंतु माँ पार्वती को नटखट बालक बांकेलाल पर दया आई। तब उनके कहने पर भगवान शिव ने शाप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ये लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। यानी करेगा बुरा होगा भला। बड़ा होकर बांकेलाल पहुंच गया विशालगढ़ के राज दरबार में और राजा विक्रम सिंह का खास साथी बन गया। फिर एक दिन बांकेलाल और विक्रम सिंह को कंकड़ बाबा द्वारा मिला साप। बांकेलाल, विक्रम सिंह, तुम्हें 2 साल की अवधि के भीतर 84 लाख योनियां भुगतनी होगी। फिलहाल फलस्वरूप 84 लाख योनियों को भुगतते हुए वे वापस पृथ्वी पर मानव योनि में तो आ पहुँचे, किंतु ग्रह योग में रहने के कारण मुसीबतों ने अभी भी उनका पीछा ना छोड़ा। ऋषि भंगोड़ी के शाप के कारण विक्रम सिंह का कभी भी कोई अंग भंग हो जाता। बांकेलाल हमारे हाथ में विकार उत्पन्न हो गया और वो हो गया गायब। और इस प्रकार मुसीबतों को झेलते हुए वे विशालगढ़ की खोज करते हुए विशालगढ़ की ओर अग्रसर हैं। इस समय विक्रम सिंह और बांकेलाल एक घाटी के किनारे से होकर गुजर रहे थे और बांकेलाल के मस्तिष्क में कत्थक कर रही थी वो भयानक शैतानी। महाराज विक्रम सिंह घाटी के इतने निकट हैं कि अगर चलते चलते मैं ठुमका मुच्छड़ को जड़ दूं तो ये सीधा घाटी में जाकर गिरेगा। ठीक तभी जैसे घाटी में भूकंप सा आ गया। तुझे छलनी बना दूंगा, छोड़ूंगा रे रेंगू, तुझे छलनी बनाकर ही छोड़ूंगा रे रेंगू। तू कटीले तो मुझे छलनी बनाएगा, अबे जा भड़ाक, तेरा तो मैं भूरता बना दूंगा। ऊपर खड़े विक्रम सिंह और बांकेलाल भी वो दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे थे। बांकेलाल, नीचे घाटी में 2 भयानक जीव आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। लगता है उनमें से एक आज दूसरे के हाथों मर कर ही रहेगा। रे मुच्छर, उनमें से कोई मरे या जिए, लेकिन तू तो मेरे हाथों बस अब मरा ही मरा। इधर कंटीले ने रेंगू पर ताबड़तोड़ कांटों की वर्षा कर दी। ले और दे कांटों पे कांटा। मेरा एक एक कांटा कील जितना पहना है। कील कील कांटा तभी तो कहते हैं मुझे। ओह, केले के वृक्ष का ये विशाल पत्ता सही समय पर ढाल के रूप में मिल गया, वरना ये सचमुच मुझे छलनी बना देता। लेकिन कांटों की लगातार मार से पत्ता छलनी होकर फट गया। अरे बाप रे, ये कटीला तो बड़ा खतरनाक प्राणी निकला। इस चट्टान के पीछे जाकर इसके वार बचाऊं। आ, छेद डालूंगा चट्टान को भी। उसी समय ऊपर खड़े बांकेलाल ने भी चल दी अपनी चाल। चल मुच्छड़ नीचे। अरे रे बांकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? आ! इधर कंटीला जैसे गुस्से में पागल हुआ जा रहा था और क्रोध में होश तो रहता नहीं। सो कंटीला ने एक एक कांटा रेंगू पर फेंक मारा। ठीक तभी आ, मर गया। धाड़, मैं भी मर गया। रेंगू ने चौंक कर ऊपर देखा। ओह, ये मानो तो ठीक समय पर ऊपर से टपका, मगर अरे, मुच्छड़ के खत्म होने में कोई कसर ना बची रहे, इसलिए चट्टान भी नीचे धकेल कर आगे बढ़ता हूँ। गोल मटोल जिस्म का लाभ मिला विक्रम सिंह को। वह कटीले के ऊपर से एक और लुढ़क गया और तभी फचाक, फिर मर गया। पीस कर रह गया कंटीला। प्रसन्नता से खिल उठी रेंगू की बाँछें। वो मारा। ऊपर खड़े उस घिया पहलवान और नीचे आकर कंटीले पर टपके उस कद्दू पहलवान के कारण आज बच गई मेरी जान। चला था मुझे छेद दें, आखिर बन गया ना तेरा भुट्टा। उफ, शुक्र है इसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया। इधर बांकेलाल अपने हाथ झाड़कर आगे बढ़ा। चलो बला टली, चट्टान के नीचे पिसकर मोटू मुटल्ले मुच्छर मनहूस का भुर्ता बन गया होगा। अब मेरा भविष्य भी उज्जवल है। बोलो राजा बांकेलाल की जय। तभी तू मेरा मतलब महाराज आप,
मैं समझ गया बाकेलाल कि तुमने उस क्रोधी जीव से दूसरे जीव की रक्षा के लिए ही मुझे धक्का दिया था। मेरे प्यारे बाकेलाल, तुम्हारी योजना अनुसार मैं सीधा जाकर उस क्रोधी स्वभाव वाले जीव के ऊपर गिरा और तुम्हारी फेंकी चट्टान ने तो उस शैतान का भुरकस ही निकाल दिया। और इस हादसे से स्तब्ध बाकेलाल काफी देर तक ना तो कुछ सोच सका और ना कुछ बोल सका। चौंका वो तब जब वो देखो बाकेलाल, नगर द्वार, नरक द्वार। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ महाराज कि आपको ये शुभ दिन देखना नसीब हो। बाकेलाल, हम बुरारी आ पहुंचे हैं, कृपया कर यहीं ठहरे। अभी कुछ समझ भी ना पाए थे बाकेलाल और विक्रम सिंह की अहो भाग्य हमारे, जो आप नगर हमारे पधारे। वाह बाकेलाल, यहाँ के लोग तो बेहद कोमल हृदय एवं स्वागत प्रिय हैं और मुझे लग रहा है कि हम इन्हें बकरे नजर आ रहे हैं। कृपया आप अपना परिचय दें और राजरथ में सवार हो जाएं। हमें आपको तुरंत राजमहल पहुंचाने का निर्देश प्राप्त है। ओह, मेरा नाम है राजा, मेरा मतलब है विक्रम सिंह, और ये है मेरा प्यारा बाकेलाल। मगर जान ना पहचान, ये मेहमान नवाजी किस लिए? महाराज सुनिए तो, यूँ बिना विचारे राजरथ पर चढ़ना उचित ना होगा। बाकेलाल, ये भले लोग दिखते हैं, वरना आज कपट एवं खुदगर्जी के जमाने में सब अपने मतलब की ही पूजा करते हैं। चल पड़ा रथ राजमहल की ओर। ये मोटा हमेशा की तरह खुद भी किसी मुसीबत में फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। विक्रम सिंह जी, हमारे राजा बहुत दयालु हैं, वे आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। हमें भी मिलकर। भरे राज दरबार में विक्रम सिंह और बाकेलाल का शानदार स्वागत हुआ। वो आए हमारे महल में, कभी हम उनको और कभी अपने महल को देखते हैं। गुलाब, अरे महाराज, महल को छोड़िए, पहले अपने नकली दांत को देखिए जो कि पर जबड़े से उछल आए हैं। ओह, निजी मंत्री अंक पकड़, अब तुम अंक पकड़ने में निपुण होते जा रहे हो। आज तुमने हमारे दांतों को गिरकर टूटने से बचा लिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। आखिर आपने मुझे निजी मंत्री इसी कार्य के लिए तो नियुक्त किया है। इसके तो मुंह में दांत है ना पेट में आत। कहीं इसे मेरे मोतियों से दांत तो नहीं चाहिए अपने जबड़े में लगाने के लिए? ओह, कहीं इस स्वागत के पीछे यही रहस्य तो नहीं? इधर बुरारी के राजा बुढ़ऊ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, विक्रम सिंह जी और बाकेलाल जी, आप हैरान तो जरूर हो रहे होंगे कि हम बुरारी में आपका ऐसा भव्य स्वागत क्यों कर रहे हैं। जी हाँ महाराज, अगर ये रहस्य कुछ देर और ना खुला तो शायद मुझे दस्त लग जाएंगे। हमारे भावी राजा कितने मजाकिया स्वभाव के हैं। सब हंसो। और सभी हंसने लगे। हाँ बस, अब क्या कानों के पर्दे फाड़ोगे? इधर ये सुनकर बाकेलाल मन ही मन उछल पड़ा। क्या क्या कहा राजा बुढ़ऊ ने? भावी राजा और मैं? हाँ बाकेलाल, मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। उफ, निजी मंत्री, हमें एकाएक ही आधी दुनिया दिखनी बंद हो गई। महाराज संभालिए, आपकी एक आंख कंटोर से बाहर गिर रही है। महाराज, कितनी बार कहा है कि आप चेहरे को अधिक मत झुकाया करें। ठक। मुझे तो भय है कि किसी दिन मेरी आंखें कोई बाज या बिल्ली ना झपट कर ले उड़िए। वो महाराज, आप भावी राजा के विषय में कुछ कह रहे थे। एक बार राजा बन जाऊं, फिर इस बुढ़ऊ की दोनों आंखें मैं ही फोड़ डालूंगा। हाँ बाकेलाल, क्या क्या है कि मैं अत्यंत बूढ़ा एवं दुर्बल हो चुका हूँ और मेरा कोई उत्तराधिकारी भी मौजूद नहीं है। कल भरे राज दरबार में सांस लेने के कारण हमारी कमर से पाजामा सरक गया। निजी मंत्री अभी हमारे पाजामे को यथास्थान पहुंचा ही रहे थे कि भरे राज दरबार में एक भविष्यवाणी हुई। राजा बुढ़ऊ, समाचार सुनो। कल बुरारी में जो भी विदेशी मेहमान प्रवेश करेगा, तुम्हें बुरारी का नया राजा उसे ही बनाना होगा, और अगर विदेशियों की संख्या एक से अधिक हो तो भी राजा उन्हीं में से एक को चुनना होगा। समाचार समाप्त हुए। अब तो तुम दोनों मेहमान समझ ही गए होगे कि हमने नरक द्वार, मेरा मतलब है नगर द्वार से यहाँ तक तुम्हारा भव्य स्वागत क्यों किया। मन ही मन भयंकर भयंकर रूप से प्रसन्न था बाकेलाल। राजा तो फिर मैं ही बनूंगा, मगर औपचारिकता पूरी करने के लिए एक बार तो मुझे मुच्छर को राजा बनने के लिए कहना ही होगा।
हाँ तो फिर बाकेलाल जी, विक्रम सिंह जी, के सोचिया, आप दोनों में से राजा कौन बनना चाहता है? बाकेलाल, नहीं महाराज, आपका तो राज कार्य का पूरा अनुभव है, राजा बनना आप ही स्वीकार करें। बाकेलाल, अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है, विशालगढ़ पहुंचने के बाद मैं तुम्हें यहाँ अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दूंगा। घुर्र। हाय रे फूटी किस्मत, बोलो भावी राजा विक्रम सिंह की जय। कड़ कड़। आ, हाथ ऊंचा करते ही मेरे कंधे में मोच आ गई। मुझे तो लगता है कि कंधे की हड्डी टूट गई है। तब शेष कार्यवाही सौंप दी गई महामंत्री फटकार सिंह को। देख भी राजा, मेरा मतलब है विक्रम सिंह जी, आप राजा घोषित किए जाते हैं, मगर राजा बनने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा, और वो महत्वपूर्ण कार्य है सुरमा घाटी से हड्डियाँ तुड़वाने, मेरा मतलब है खजाना लाने का। कान खोलकर सुन ले, ओए भुरते के बैगन, मेरा मतलब है भाभी राजा जी, ये कार्य थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर ये तेरी मेरी मतलब आपकी परीक्षा है, और इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बिना पूछे इस पाजामे को राजा बना दिया जाएगा। राजा विक्रम सिंह को सब कुछ समझा बुझाकर सुरमा घाटी की ओर रवाना किया गया। बाकेलाल के साथ मुझे विशालगढ़ से निकले हुए बहुत समय बीत चुका है। इसी बहाने मेरी बुद्धि और मेरे शारीरिक बल का भी परीक्षण हो जाएगा, क्योंकि इस अभियान पर इस बार मैं अकेला निकला हूँ। बोलो भाभी राजा जिंदाबाद। और बाकेलाल मन ही मन मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। बाकेलाल नगर भ्रमण का बहाना बनाकर जल्दी से एक और को चल पड़ा। मुच्छड़ की औलाद विशालगढ़ का तो अब कहीं पता नहीं, मगर बुरारी का राजा तो बाकेलाल ही बनेगा। मुच्छड़ को सुरमा घाटी पहुंचने के दो रास्ते समझाए गए थे, एक छोटा एक लंबा, पर चूंकि छोटे में बाधाएं आ सकती है, इसलिए मुटल्ला तो लंबे वाले रास्ते से ही होकर जा रहा है, और मैं उसकी राह में मौत की बाधाएं खड़ी करके उससे पहले पहुंचता हूं अपने गंतव्य पर। वाह, घोड़ा तो सचमुच बड़ा शानदार है। मगर मगर सवार कैसे पल्ले पड़ा है, जब से बैठा है कमबख्त की हड्डियां चुभ रही है। घुर्र। हिंद। भयंकर डाकू भयंकरा, जिसका काम होवे है नित नए शिकार को लूटकर उसे बेरहमी से मार डालना। सावधान, इधर ना जाएं, आगे भयंकर दलदल है। पथ निर्देशक का परिवर्तित कर देता हूँ। यात्री की ओर जाने की चेष्टा करेगा, जबकि वो बढ़ेगा उसी दलदल की ओर जिधर मैं उसे लूटकर दलदल में फेंक देने के लिए मौजूद रहूंगा। डाकू भयंकरा बढ़ गया उस भयानक दलदल की ओर। इधर ठिठक कर रुक गया बाकेलाल। ओह, ये क्या लिखा है? सावधान, इधर ना जाएं, आगे भयंकर दलदल है। और बस बाकेलाल की शैतानी खोपड़ी ने तुरंत रेंगने लगा योजना के सांप। याहू, वो मारा पापड़ वाले को, मैं इस पथ प्रदर्शक का स्थान परिवर्तित कर देता हूँ। अब आएगा मजा, जब मुच्छड़ का रथ ठीक रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय दलदल में समा जाएगा। अति भयंकर रूप से प्रसन्न होता हुआ बेचारा बाकेलाल दौड़ लिया दलदल की ओर ही। अफसोस, कमबख्त का शव भी अंतिम संस्कार के लिए विशालगढ़ नहीं भिजवा पाऊंगा। इधर तेजी से निकलता चला गया विक्रम सिंह का रथ। ओह, इस दूसरे रास्ते पर भयंकर दलदल है, मगर काश इस सफर में मेरे साथ बाकेलाल भी होता तो रास्ता कितने आराम से कट जाता। इस समय बाकेलाल अवश्य शाही पकवानों के मजे लूट रहा होगा। क्या सचमुच? तो बिल्कुल कड़का निकला। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मौत के बाद कम से कम तेरा घोड़ा तो मिल ही जाएगा। काश मुझे पता होता कि पथ प्रदर्शक का स्थान इस नामुराद डाकू ने पहले से ही बदल रखा है। डाकू भयंकरा के एक ही जोरदार धक्के से बाकेलाल उछला दलदल की ओर। और बचाओ, अरे रे, उफ। दोनों छपाक से जा गिरे दलदल में। उफ, ये दलदल तो मुझे अपने अंदर समेट रही है। बुरा हो इस बाकेलाल का, भागा कैसे भागूं, तैरो कैसे तैरूं। अलविदा ए दुनिया वालों, बांके की मौत पर आंसू ना बहाना। लेकिन वाह री बाकेलाल की किस्मत। क्विक फुस। उसी समय ऊपर वृक्ष पर चल रही थी अति भयंकर लड़ाई, अजगर और बाज के बीच। मुझे हजम कर जाना चाहता है, भूल गया कि तेरा सामना बाज से है।
क्वैक, फुस। उफ, मेरी आंखों को मोतियाबिंद के कारण कम दिखाई पड़ता है। मैं तो इसे चिड़िया समझकर इस पर झपट बैठा था। उफ, बाज के धुर्त प्रहारों से अजगर दलदल में गिरते ही, अजगर शुक्र है नीचे दलदल है, वरना मेरी हड्डियां जरूर कड़कड़ा जाती। दोबारा इस तरफ नजर आया तो आंखें निकाल लूंगा। की पकड़ अजगर की पकड़ साख पर से छूटकर जिस्म तेजी के साथ किनारे की ओर सरसराया। भागो। मगर मेरी पूंछ मुझे एकाएक भारी कैसे लगने लगी। ऐसा भी होता है कि मौत से बचने के लिए मौत की ही पूंछ का सहारा लिया जाए। चल भाग, चल ताकत भाग। पूंछ हल्की हो गई। हम दौड़ लो। मुटल्ले काफी आगे निकल गया होगा। उसे छोटे रास्ते से ही जल्दी पकड़ना होगा। थोड़ी देर को राहत मिली थी हड्डियों की चुम्बन से, मगर मुसीबत फिर आ गई मेरी। इधर इस बार बाकेलाल ने अपना घोड़ा वहां रोका और रेत पर रथ के पहियों के निशानों का ना होना इस बात का संकेत है कि अभी मुच्छड़ इस रास्ते से होकर गुजरा नहीं है। बाकेलाल पहुंचा उस विशाल चट्टान के निकट। अगर इस छोटे पत्थर को मैं यहाँ से हटा दूं तो भारी चट्टान तेजी के साथ पगडंडी पर पहुंच जाएगी। बाकेलाल ने छोटे पत्थर से रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा घोड़े से बांध दिया। ओ, मुच्छड़ का रथ आ रहा है। जैसे ही मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह का रथ निकट आ गया, बाकेलाल ने घोड़े को एड़ लगा दी। चल ताकत, आगे बढ़। इधर तू आगे बढ़ेगा और उधर वो चट्टान। घोड़े के आगे बढ़ने से वो पत्थर अपने स्थान से सरक गया और धड़, अपने आधार के सरकते ही वो विशाल पत्थर तेजी के साथ आगे सरका। मेरे अनुमान के मुताबिक पत्थर और रथ एक ही समय में एक दूसरे के सामने पहुंचकर टकरा जाएंगे। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। धर्र। लेकिन फूटी किस्मत बाकेलाल की, विक्रम सिंह की तेज निगाहों ने तुरंत खतरे को भांप लिया। अरे बाप रे, ये चट्टान तो रथ से टकरा जाएगी। लेकिन सिर्फ एक ही क्षण के अंतर से विशाल चट्टान रथ के टकराने से चूक गई। तभी रथ बुरी तरह से डगमगाया और हिंद रास्ते का वो हिस्सा ना जाने कैसे पोला हो गया था, जिसमें धंसकर रथ उछलकर पलट गया। ओह, चट्टान से तो रथ बच गया, लेकिन आगे जमीन के उस पोले भाग में फंसकर रथ को जरूर ही पलटना था। भला हो इस चट्टान का, जिसे देखकर अगर मैं रथ से कूदना पड़ता तो इस रथ की तरह मेरा भी शरीर कई जगहों से टूट फूट गया होता। विक्रम सिंह का रथ का तो टूट फूट गया था, किंतु शुक्र था कि घोड़े को कोई चोट ना आई थी। अब आगे का सफर इस घोड़े पर ही तय करना होगा। इधर बाकेलाल ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी आंखें खोली। मोटे की लाश का भी भुर्ता बन गया होगा। नाचे में मन मेरा मगन, तिगड़ा धिकी धिकी। लेकिन ये क्या? मोटा मुछल्ला, मनहूस मच्छर। इधर बाकेलाल की फूटी किस्मत जोर मार रही थी। ओह, ये क्या? आ पड़ा मेरी पीठ पर। कमबख्त रेत में मुंह छिपाकर सो भी नहीं सकता। हाय, अगर मुझे पता होता कि मुच्छड़ का रथ इस तरह पलटने वाला है तो मैं चट्टान क्यों सरकाता। ओह, मगर ये धड़ धड़ के स्वर कैसे आ रहे हैं? भड़ाक। कम वक्त मारा कि नहीं? धड़कन तो चालू है। बाकेलाल, हिम्मत करके उठ जा, वरना मुच्छर कहीं खजाने तक पहुंच गया तो तू अपने आप को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चल ताकत, छोटे रास्ते से भाग। रथ के टूटने से मुझे केवल इतना लाभ हुआ है कि मुच्छर के लिए रखे गए फल एवं पकवान अब मेरे काम आएंगे, जिन्हें मैंने अपने साथ रख लिया है। इस बार विक्रम सिंह को रोकने के लिए बाकेलाल ने पहाड़ी का रास्ता चुना। वाह, एक तरफ पहाड़, दूसरी ओर खाई। रास्ता भी अत्यंत सकरा है। इस स्थान पर विक्रम के बच्चे के रास्ते में अगर एकाएक ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो विक्रम का बच्चा खाई में गिरे ही गिरे। बाकेलाल ने घोड़े को छिपाने के बाद रस्सी सड़क पर डाल दी। रस्सी का एक सिरा मैंने बांध दिया पहाड़ी में उभरे एक पत्थर से, और दूसरा सिरा मेरे हाथ में रहेगा। जैसे ही विक्रम का बच्चा यहाँ से गुजरेगा मैं खींच दूंगा रस्सी, और विक्रम का बच्चा धार से जाकर गिरेगा गहरी खाई में। वो मारा पापड़ वाले को। हो गया बाकेलाल का काम।
अब विक्रम सिंह का बच्चा खजाना नहीं ला पाएगा और बुरारी का राजा मुझे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बुरारी पहुंचने से पहले सुरमा घाटी पहुंचकर मैं सारा खजाना किसी अन्यंत्र स्थान पर छिपा दूंगा, ताकि अगर बुरारी का राजा बुढ़ऊ अपने वादे से मुकर जाए तो कम से कम खजाना तो मेरे हाथ लग सके। सुरमा घाटी, ये क्या, यहाँ तो चारों ओर हड्डियाँ बिखरी हुई है। बेटे बाकेलाल, यहाँ खजाना कहाँ है? सहसा घाटी गूंज उठी एक अति भयंकर अट्टहास से। खजाना? तो इस बार राजा बुढ़ो ने तुझे लपेटे में ले लिया है बाकेलाल। कौन है बे? मेरा नाम भी बता दिया तुझे बुढ़ऊ ने, मेरा नाम है बे है। दरअसल क्या है कि एक युद्ध में मारे गए अपने साथी राक्षसों को जीवित करने के लिए मुझे हर अमावस्या को एक मानव के रक्त की प्यास की जरूरत होती है। राजा बुढ़ो ने मुझे प्रत्येक अमावस्या को एक व्यक्ति की भेंट देने का वादा किया है। 100 विदेशियों को खजाने एवं राजा बनाने का लालच देकर बुढ़ऊ यहाँ भेज चुका है। अब तुम हो आखिरी भेंट, जिसके रक्त की भेंट देवता को चढ़ाते ही मेरे ये सब साथी जीवित होकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ये सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई बाकेलाल की। अगर मुझे ये सब पता होता तो मुझे मुच्छर सिंह को यहाँ आने से रोकने की क्या आवश्यकता थी। अब मैं तुझे ले चलता हूँ अपने देवता के पास। इसी पर बाकेलाल की एक उंगली तेजी के साथ हरकत में आई और ओह, गुलगुली करता है कमबख्त, उफ, छूट गया, भागो। राक्षस ने खोपड़ी उठाकर बाकेलाल पर दे मारी। बे के हाथों से बचकर कहाँ भागेगा। तड़ाक, हाय, मर गया। मुझ पर बेहोशी छा रही है, मगर रुकने का मतलब तो मौत ही होगा। बेहोशी में भी भागना होगा मुझे। लानत है इस राक्षस पर जो एक मानो उसकी पकड़ से छूट निकला। भाग भाग, देखता हूं मुझसे बचकर कैसे भागेगा। तेरे जैसे भगोड़े के लिए ही मैंने ये व्यवस्था कर रखी है। स्विस, अब कुछ देर बाद आकर आराम से मैं तेरा टेटुआ इस गड्ढे में ही दबा दूंगा। होश खराब थे बाकेलाल के। ओह, ये राक्षस कभी भी नीचे आ सकता है। चलो, अब छुटकारा मिलेगा हड्डियों के चुंबन से। यहाँ से बच निकलने का भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तभी भर्र, धिया पहलवान, जल्दी करो, घोड़े के पेट से उतरकर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, वरना यह भयंकर राक्षस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जल्दी करो। इस समय तो यह मुझे अपना हितैषी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मौत राक्षस बे के रूप में तेजी के साथ मेरी ओर बढ़ रही है। इसलिए जैसा ये प्राणी कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। बाकेलाल सवार हो गया रेंगू की पीठ पर। इसी के साथ रेंगू पुनः उस गुफा में आगे बढ़ता चला गया। मैं भी दौड़ लूँ, कहीं गायब शिकार के बदले मैं ही ना बन जाऊँ राक्षस के क्रोध का शिकार। दिया पहलवान, मेरा नाम रेंगू है और तुम मुझे अपना मित्र ही समझना। मित्र? तब रेंगू ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद ओह, ये समझ रहा है कि वो चट्टान मैंने इसकी जान बचाने के लिए गिराई थी। दिया पहलवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेंगू के उन शब्दों और रेंगू के विशेषता ने जैसे बाकेलाल पर जादू सा किया। अगर ये रेंगू किसी नगर के नीचे से गुजर जाए तो बड़े से बड़ा नगर भी पलक झपकते ही धराशायी हो सकता है। सोचते सोचते बाकेलाल प्रसन्नता के मारे सहसा ही बड़े जोरों से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। अब आएगा मजा। राजा बुढ़ऊ अब बुरारी की खैर नहीं। मन ही मन योजना बनाकर बाकेलाल ने रेंगू से कहा, रेंगू, क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तुम एक बार कहकर तो देखो दिया पहलवान। कहा, मेरा मतलब तुम्हें बस जमीन के नीचे जहां मैं कहूँ सुरंग खोदते हुए निकल जाना है। इसी के साथ बाकेलाल ने राजा बुढ़ऊ की कारस्तानी को नमक मिर्च लगाकर रेंगू को बताया। तब क्रोध से फुंकार उठा रेंगू। ई बात तो फिर धिया पहलवान, मेरा मतलब है बाकेलाल, अब तुम देखो रेंगू की और रेंगू की धार को। वाह, बन गई बात। तो फिर सुनो रेंगू, सर्वप्रथम तुम बुरारी के चारों ओर के नीचे की जमीन को खोखला कर दो, ताकि अगर कोई नगर से भागने की चेष्टा करे तो वो खोखली जमीन में धंसकर मारा जाए। इधर उसी समय राक्षस भी उस गड्ढे में पहुंच चुका था। शिकार कहाँ गया और यह सुरंग कैसी है?
वो अवश्य ही कोई जादूगर है, वरना इतनी जल्दी सुरंग बनाकर नहीं भाग सकता था। अब यहाँ रुकने या उसका पीछा करने का कोई लाभ ना होगा। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे केवल एक ही मानव की भेंट देवता को चढ़ानी है, और अगर अमावस्या को आज की रात ये कार्य ना हो सका तो फिर मुझे अगली अमावस्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। लकड़ी काटते उस गरीब लकहारे पर पड़ गई राक्षस बे की नज़र, और आज मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राक्षस बचाओ। इधर रेंगू जमीन के नीचे ही नीचे बुरारी को चारों ओर की जमीन को पोला करने में जुटा हुआ था, और इधर राक्षस बे ने अपने देवता को दी मानव रक्त की अंतिम भेंट। भेंट स्वीकार कर देवता। मोगेम्बो खुश हुआ। वर मांगो बे। वर ये चाहिए कि सुरमा घाटी में मृत पड़े मेरे साथियों के कंकाल पुनः हाड़ मांस में बदलकर जीवित हो जाए, ताकि वो सब मेरी जय जयकार करें और मैं इस पृथ्वी पर राज्य करने के अभियान पर निकल सकूं। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। मौज कर बे, लेकिन ध्यान रखियो, अगर तू अपने मकसद के पहले अभियान में असफल हो गया फिर तेरी और तेरे साथियों की मृत्यु पक्की है। आज अति भयंकर प्रसन्न था भयंकर राक्षस बे। चलो, हमारा विजय अभियान बुढ़ारी से शुरू होगा। इधर जमीन के नीचे एक अंतिम चक्कर लगाया बाकेलाल ने। वाह, ये रेंगू तो बड़े काम की चीज निकला। तभी अचानक ठिठक कर रुक गया रेंगू, और इसी पल भड़ाक से नीचे आ गिरा जमीन का वो हिस्सा। ओह, ये कौन गिरा नीचे? ये तो विक्रम सिंह है। मुच्छर, मनोज, रेंगू, इसे कुचल डालो। नहीं, ये तो कद्दू पहलवान है, इसने भी कंटीली से मेरी जान बचाई थी। अरे बाकेलाल तुम? जी हाँ महाराज, मैं बुरारी के चारों ओर की जमीन पोली कर रहा था। मैं ये क्या कह गया? क्या? मगर क्यों? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता महाराज, लेकिन आप जिंदा कैसे बच गए? बाकेलाल, मैं तो सुरमा घाटी जा रहा था, मगर अचानक मैं एक घाटी में गिर पड़ा। सुरमा घाटी तक मैं नहीं पहुंच सका, मगर मैं जिस घाटी में गिरा वहां चारों ओर हीरे 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 ही हीरे बिखरे पड़े थे। बस जितने हीरे समेट सका समेट कर अब मैं बुरारी में प्रवेश करने ही जा रहा था कि यहाँ आ पड़ा। बाकेलाल, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलो। जी महाराज। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रेंगू, हमें बाहर दे चलो। जो आज्ञा बाकेलाल। रेंगू विक्रम सिंह और बाकेलाल के साथ बाहर निकला। अच्छा बाकेलाल, अब मैं जाता हूँ यहाँ से बहुत दूर, जहाँ मेरे कारण किसी नगर पर कोई आँच ना आए। विक्रम सिंह और बाकेलाल की खबर पाकर राजा बुढ़ऊ जल्दी से बाहर निकल आया। तुम बचकर कैसे आ गए? मेरा मतलब, क्या खजाना ले आए? जी हाँ महाराज, खजाना घोड़े पर लदा है। तभी मिला वो बुरा समाचार। महाराज, राक्षस बे ने अपनी राक्षस सेना के साथ बुढ़ारी पर आक्रमण कर दिया है। क्या? पानी और फिर शीघ्र ही आक्रमण। हम तुम्हारे साथ हैं राजा बुढ़ऊ। बाकेलाल के रहते हम राक्षसों का भला कैसा भय बाकेलाल के रहते हमें राक्षसों का भला कैसा भय? जी हाँ महाराज, मर गए। इससे इससे बड़ी राजा बुढ़ऊ की सेना इधर से बढ़ी राजा बुढ़ऊ की सेना बाकेलाल और विक्रम सिंह। मारो मारो। राक्षस 10 मारूंगा और 1 गिनूंगा। राक्षस 1 मारूंगा और 10 गिनूंगा। दूसरी ओर से बुरारी की ओर बड़ी राक्षस दूसरी ओर बुरारी की ओर बढ़ी राक्षस बे की राक्षस सेना। मारो मारो। और तभी धड़धड़ाकर जमीन में धंसती चली गई सारी राक्षस सेना। ओह, ये क्या? आह, बचाओ। ये देख प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल, अब मैं समझ गया कि तुमने बुरारी के चारों ओर की जमीन पोली क्यों कर दी थी। याहू। और जैसे ही सबको बाकेलाल की बुद्धिमानी का पता चला, चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। बाकेलाल जिंदाबाद। मुझे मत उठाओ, उठाना हो तो मेरा जनाजा उठाओ। इधर राक्षस देवता के वर के फलस्वरूप अपने प्रथम अभियान में असफल होते ही राक्षस बे और उसकी पूरी सेना तुरंत मारी गई। जबकि विक्रम सिंह ने राजा बनने का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, राजा बुढ़ऊ, आपकी शर्त को मैंने अपनी योग्यता एवं कार्यक्षमता परखने के लिए स्वीकार किया था। मैं तो स्वयं विशालगढ़ का राजा हूँ। और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल, आ गले लग जा पुच्ची। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई
काहे को पूछी बनाई, तूने काहे को। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।